जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अक्षोर्स एकेडमी में। साथियों, आज का जो विषय है वो है प्राचीन इतिहास के सिंधु सभ्यता से। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो मैं इसको बहुत आसानी से आज निपटाने वाला हूँ। 2 पार्ट में हम लोग 2 या 3 पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे, छोटे से पार्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता साथियों, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता आखिर होती क्या है? तो साथियों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने अपने बोर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट में निपटा दिया, क्योंकि अभी क्लासेज जो हैं ऑफ चल रही हैं, ठीक है। तो मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा वो देख लीजिए आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों, जो सिंधु नदी जब बहती है तो उसके द्वारा घाटी का निर्माण होता है। तो उसी के अंतर्गत कुछ यहाँ पर जो है ऐसे जगह खोजी गई हैं, स्थान खोजे गए हैं, तो उन्हीं को बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले तो याद रखना है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है साथियों, सेंधव सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा एक स्थान है, वो सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आप लोग को यहाँ से याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो इसी के दौरान जो स्थल खोजे गए, इसलिए बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं सिंधु नदी कहाँ से बहती है? तो चीन के तिब्बत से यहाँ से निकल के आपके, ठीक है, और इधर आपके लद्दाख के यहाँ से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यदि छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एक मैप से दर्शा दूँ, ठीक है, ये आपका हमारा भारत है और यहाँ से निकलती है और इधर से होती हुई ये पंजाब और यहाँ से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्लियर है? तो ये छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी मेन यहाँ पर बातें हैं वो आपको याद रखनी है साथियों। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसे, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई सा भी लेवल का एग्जाम दो साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2 या 3 आपको यहाँ पर पार्ट लाऊंगा और खेल खत्म इसका, सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसके बाद वैदिक सभ्यता लेके आऊँगा। वैदिक सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी अच्छे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत आसान से देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इसकी खोज, इसका काल समय कब से कब तक है, दूसरा नामकरण, अगली चीज़ आती है इसका उद्भव कैसे होता है, अगली इसकी विशेषता क्या है, आखिरी आता है इसमें विस्तार आएगा साथियों। विस्तार में कौन कौन से स्थल तक इसका विस्तार है, और अगला आएगा इसका जब पतन कैसे होता है इसका साथियों, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है इसकी खोज कब हुई है, इसकी खोज, तो साथियों इसकी खोज के बारे में जो एक ब्रिटिश थे जिनका नाम है चार्ल्स मेसन। तो चार्ल्स मेसन क्या था, एक बार चार्ल्स मेसन जो है, जिसे मैं यहाँ थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, चार्ल्स मेसन जो है, ठीक है, चार्ल्स मेसन जो है ये, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत भारत है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पे चार्ल्स मेसन जो थे साथियों, यहाँ पर जो है इसके दौरे पर आए थे। जब यहाँ पर ये आए 1826 में, तब इन्होंने यहाँ पर जो है इस स्थल की खोज की थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है, चार्ल्स मेसन का बोला जाता है 1826 में, ठीक है साथियों। और उसके बाद जो है इसी स्थान की खोज जो है 1853 से 1856 के बीच में की गई थी, क्योंकि उन्होंने जब देखा है कि हड़प्पा नामक कोई सी एक जगह है जिसको हड़प्पा नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है यहाँ पर, तो जो ब्रिटिश थे, जैसे कि आपको दे रखा है, चार्ल्स मेसन ने इसकी खोज की थी 1826 में। और इसके बारे में जो जानकारी उन्होंने अपनी किताब नरेटिव ऑफ जर्नी, साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेटिव ऑफ जर्नीस में जो है उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद जो थे, इनके बाद में कौन आया, बर्टन बंधु आया, जैसे कि साथियों मैंने आपको बोला है 1853 से 1856 के बीच में बर्टन बंधु 2 भाई थे साथियों, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्टन बंधु, एक का नाम है जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम है साथियों विलियम बर्टन। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है साथियों, जेम्स बर्टन और क्या नाम है साथियों, विलियम बर्टन। क्लियर है साथियों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यदि भारत की बात करूं मैं, तो भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, साथियों याद रखिए, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जो है आपके जो आते हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1856 में, जैसे कि आपको दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो बात करते साथियों अपने भारतीय पुरातात्विक विभाग की जो खोज की गई है साथियों, जो पुरातात्विक स्थल जो खोजे जाते हैं उनके बारे में जो जानकारी दी थी, तो जो आपके दे रखे हैं यहाँ पर जॉन मार्शल, तो भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उसके हेड थे जॉन मार्शल। तो इन्होंने 1921 में जो है इसकी
जो है उत्खनन कार्य शुरू किया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यदि भारत की बात करूँ साथी, इनके बाद की यदि बात करूँ कि उसका जो कार्य है वो शुरू किनके द्वारा किया गया, देखिए जानकारी जॉन मार्शल ने दी थी और शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, तो राजाराम साहनी द्वारा। साथियों याद रखिए, ठीक है। तो इनका पूरा नाम जो है राय बहादुर है, राय बहादुर राजाराम साहनी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है, क्लियर है साथियों। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी जो इनका पूरा नाम है, जिन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी साथियों। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है साथियों। ये थोड़ा सा आपको क्या है यहाँ पर याद रखना है साथियों, ठीक है ना। चलिए, ये आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, साफ जगह पे ले जाता हूँ मैं इसे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग साफ जगह पे ले आए। चलिए साथियों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए, इसको भी हटा दिया हमने, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है साथियों। अब बात करते हैं, देखिए इसकी खोज की तो आप समझ गए। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत है चार्ल्स बेसन ने की थी, जो कि एक ब्रिटिश थे। वो भारत के दौरे पर आए थे, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे साथियों। तो उन्होंने वहाँ पर देखा। उसके बाद जो उन्होंने इसके बारे में जानकारी नैरेटिव ऑफ जनरी अपनी किताब में दी। उसके बाद बर्टन बंधु आए, दो भाई, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। उसका अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1853 से 56 में दी थी, ठीक है। और उसके बाद में जो है जॉन मार्शल आए थे, फिर दयाराम साहनी आए थे, ठीक है साथियों। और नीचे आपका राखलदास बनर्जी है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, उसके बाद करते हैं काल। तो देखिए इसका समय क्या है कि किस समय इसकी खोज की गई थी, तो सबका अलग अलग विचार था, परामर्श था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। यदि जॉन मार्शल की बात करो, जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो हेड थे जॉन मार्शल, उनका कहना था कि ये जो है स्थल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, जो कि BC दे रखा है, BC यानी बिफोर क्राइस्ट आपका जन्म दे रखा है साथियों, ठीक है ना। तो याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है साथियों, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी साथियों, देखिए यदि मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं हम लोग, नहीं पा रहा है। चलिए, इसको जो है, चलिए रहने दिए, देखें बाद में करते हैं। चलिए, अगला देखिए, इसमें जो अगले आते हैं आपके, वो है DP अग्रवाल। तो DP अग्रवाल ने जो है C14 पद्धति द्वारा जो है इसकी बताया गया था कि 2300 से लेकर 1775। C14 पद्धति क्या होती है साथियों, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 पद्धति होती है। इसके द्वारा क्या रहते हैं साथियों, जो जीवाश्म रहते हैं उनके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि जो इसका काल है वो कितना समय पुराना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। C14 पद्धति द्वारा जो है इससे काल पता लगाया जाता था, ठीक है साथियों। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ से खोज का आप देख चुके हैं, खोज आपकी हो चुकी है, काल आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद नामकरण की बात करें तो इसको क्या क्या नाम दिया गया था, तो सिंधु सभ्यता भी दिया गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बोला गया है कि भैया सरस्वती नदी के किनारे भी है कुछ शहर, तो उस तरीके से सरस्वती सभ्यता बोला गया। अगला जो है हड़प्पा सभ्यता, जैसे मैंने बोला है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हमारा उद्भव की, इसका उद्भव कैसे होता है। तो विदेशी मत की यदि बात करें तो सुमेरियन सभ्यता के जो तौर पर इसका उद्भव होता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और मार्शल व्हीलर और DD कोशाम्बी के, इनका कहना है मार्शल व्हीलर का कि कोशाम्बी के अंतर्गत आता है। और स्थानीय मत जो है ये बोला जाता है कि द्रविड़ जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा हुआ था, ठीक है। और TN रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप, इनका कहना है कि आर्य जाति के लोग बसे थे, उनके द्वारा जो है इस सभ्यता का जो है यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो दे रखा है सुमेरियन सभ्यता, तो ये क्या होती है देखिए, इसको मैं बता देता हूँ आपको। सुमेरियन सभ्यता क्या होती है साथियों, तो देखिए जैसे कि देखा जाए कि भारत की यदि बात करूँ तो भारत देखिए एक सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो विश्व की 4 मुख्य सभ्यताओं में से, तो याद रखिएगा साथियों, विश्व की जो 4 सबसे प्रमुख सभ्यता थी उनमें से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये याद रखना है आपको। अब 4 में कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले आती है साथियों आपकी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो ये आपको याद रखना है, मिस्र की सभ्यता। दूसरा आपसे बोला जाता है साथियों वो है मेसा, ठीक है, पोटानिया जिसे बोला जाता है। अगला है साथियों आपको चीन की सभ्यता, पोटानिया बोला जाता है कहीं कहीं।
ठीक है। अगली है चीन की सभ्यता, और चौथी जो आती है साथियों वो है हमारी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो 4 सभ्यता। अब जो आपको यहाँ पर बोला गया है कि सुमेरियन सभ्यता, तो यहाँ की यदि बात करें देखिए साथियों, तो यहाँ पर जो है मिस्र की सभ्यता है, नील नदी वाली, तो ये याद रखना है। और इधर यदि ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ आपकी पड़ती है कौन सी, मेसा, ठीक है ना साथियों, मेसोपोटामिया जिसे बोला जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक सभ्यता बसती है इसी के अंतर्गत, मेसोपोटामिया के अंतर्गत एक सभ्यता आती है जिसे बोला गया है सुमेरियन सभ्यता साथी, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो कुछ जो विदेशी हैं उनका मत है, उनका कहना है कि इसी सभ्यता के अंतर्गत एक सुमेरियन सभ्यता आती है, वही इधर भारत में गई है और इसी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया है। यहाँ के लोग यहाँ आकर बस गए और यहीं पर जो है एक नई सभ्यता बना दी, ठीक है ना, विस्तार के, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो कुछ लोगों का ये मत है, तो ये भी कई कई जगह बोला जाता है। इसलिए जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि विदेशी मत जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सुमेरियन, माफ़ कीजिए सुमेरियन नहीं है, सुमेरियन सभ्यता है। ठीक है ना साथियों, तो कहीं कहीं ये भी आपसे देखे रखता है। चलिए ठीक है साथियों, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए विशेषता क्या है, विशेषता है ये नगरीय सभ्यता साथियों, एक नगर बसे हुए थे इसके अंतर्गत, तो नगरीय सभ्यता बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता है कि कांस्य धातु का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कांस्य किसका मिश्रण है साथियों, तो तांबा और टीन का, तांबा प्लस टीन से मिलकर क्या बनती है साथियों, आपकी तांबा प्लस टीन से क्या बनती है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है साथियों। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें लिखित साक्ष्य होते थे लेकिन पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि उसमें लिपि नहीं होती थी। अगला शांति प्रिय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर से कोई औजार के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कि यहाँ कोई युद्ध की स्थिति नहीं होती थी, इसलिए शांति प्रिय सभ्यता। व्यापार प्रधान था साथियों, यहाँ पर व्यापार होता था, तो ये आपको याद रखना है। विस्तृत सभ्यता थी, यानी कि फैली हुई सभ्यता थी, इसका फैलाव था, विस्तार था, इसलिए बोला गया है। इधर आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर बोला गया साथियों, तो हर जगह पे 4 चीज़ प्रमुख होती है, तो ऐसा कोई विशेष यहाँ पर नहीं है। अगला जो यहाँ पर आने वाला है आपको वो है प्रमुख स्थल कौन कौन से है इसके अंतर्गत साथियों, और उसका जो है पतन कैसे हुआ, तो ये मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी साथियों। अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर, ताकि मैं उससे मोटिवेट होता रहता हूँ और मैं नए नए जो है बदलाव करता रहूँगा। थैंक यू साथियों, जल्द वीडियो लेके आऊँगा।